All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशंट इंडिया के मॉडर्न हिस्टोरियंस के बारे में, उन लोगों का क्या व्यूज़ था या उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एंशंट इंडियन हिस्ट्री पे से रिलेटेड, उन सबको पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जो पढ़ना है वो है हमारे कॉलोनियलिस्ट का जो व्यूज़ था या क्या कंट्रीब्यूशन था बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857। हम लोग को पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो उससे पहले उनका क्या व्यूज़ था इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, उससे पहले क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद क्या व्यूज़ और क्या कंट्रीब्यूशंस हुए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, उन लोगों का क्या नेशनलिस्ट अप्रोच रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे शुरू में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे स्कॉलर्स, उसके बाद नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ उन लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एंड में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सारे व्यूज़, ये सारे कंट्रीब्यूशंस किस डायरेक्शन में या किस लोगों के सोच पे क्या प्रभाव डाल रहे थे या हमारी सोसाइटी पे क्या प्रभाव डाल रहे थे और क्या डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग एंड में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होता है जो हमारे कॉलोनियलिस्ट का जो व्यूज़ था। कॉलोनियलिस्ट हमारे कौन हुए? जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स कह लें, अंग्रेज़ों ने ही हमें कॉलोनी बनाया था। तो उन लोगों का क्या व्यूज़ रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। शुरू में जो हमारे एंशिएंट इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे थे, जो एडुकेटेड थे, उन्होंने अपनी हिस्ट्री को बचाया। किस फॉर्म में बचाया? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे, जैसे हैंड रिटन एपिक्स हैं हमारे, महाभारत, इसके अलावा रामायण, इसके अलावा कई सारे पुराण्स लिखे गए हैं, कई सारे आत्मकथाएं लिखी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे जो रिसर्च है वो मॉडर्न रिसर्च कहने का मतलब जो नए तरीके से लिखा गया हो, नए स्कॉलर्स ने लिखा हो, एंशिएंट किसी भी स्कॉलर की राइटिंग ना हो, वो तब तक शुरू नहीं हुई जब तक सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि हम लोग को पता है सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। कहाँ? बिहार और बंगाल पे। और जब वो लोग रूल करने लगे तो उन लोगों को दिक्कत आने लगा यहाँ, क्योंकि एक अच्छे रूलर की ख़ासियत होती है कि वो अच्छा जजमेंट देता है। तो जब वो यहाँ के लॉज़ के ऊपर अपना जजमेंट देते थे तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि जो हमारे एंशिएंट लॉज़ हैं, एंशिएंट कस्टम्स हैं, वो क्या है। तो उन लोगों में उन सब जजमेंट में उन लोगों को दिक्कत होने लगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1776 में मनुस्मृति, द लॉ बुक ऑफ मनु, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। किस नेम से? अ कॉड ऑफ गेंटू लॉज। किस लिए? ताकि हमारे लॉज और कस्टम्स को समझ सकें। इसके अलावा जो जजेस थे, जो ब्रिटिश के जजेस, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जजेस थे, उन्होंने पंडित्स और मौलवीज़ का हेल्प लिया। किस लिए? यहाँ के लोगों को जजमेंट देने के लिए, क्योंकि उन्हें बढ़िया से समझ में नहीं आता था क्या हमारा लॉज है, क्या कस्टम्स। तो वो पंडित से हिंदू लॉज के बारे में हेल्प लेते थे और मौलवीज़ से मुस्लिम्स के लॉज के बारे में हेल्प लेते थे, ताकि अच्छे से सिविल लॉज को वो एडमिनिस्टर कर पाएँ। इसी तरह का छोटा मोटा एफर्ट हमारे एंशिएंट लॉज और कस्टम को समझने के लिए वो लोग करते रहे। फिर जाके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में 1784 में। किसने किया था? सर विलियम जॉन्स ने किया था, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे बहुत, जिन्होंने कालिदास की अभिजिनना शकुंतलम को ट्रांसलेट किया था 1789 में। सर विलियम जॉन्स, नाम याद रखिएगा। 1784 में ना ये इस्टेब्लिश हुआ है। और 1785 में जो भगवत गीता है, जो कि हमारा बहुत ही पॉपुलर रिलीजियस बुक है, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में विल्किंस के द्वारा। तो 1784 में वो इस्टेब्लिश हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और 1785 में ट्रांसलेशन हुआ भगवत गीता का इंग्लिश में। इसके अलावा 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश किया गया, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन में 1823 में इस्टेब्लिश किया गया है। सर विलियम जॉन्स का कहना था कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही हद तक ना मिलते जुलते हैं हमारे संस्कृत से और कुछ ईरानियन लैंग्वेजेस से। तो इस चीज़ ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का ध्यान को अट्रैक्ट किया। उन लोगों ने क्या किया, फिर संस्कृत से रिलेटेड स्टडीज़ के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए,
बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, रूस में हुआ, इंग्लैंड में तो था ही, तो उन लोगों का इंटरेस्ट जगह इंडोलॉजिकल स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, तो बहुत सारे स्कॉलर्स इस फील्ड में आए। तो शुरू में जो भी रिसर्च हुआ या जो भी व्यूज़ था उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए था। फिर 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जो सिपाही म्यूटिनी वो लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 में हुआ। तब उन लोगों को लगा, जो ब्रिटेन में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन लोगों को लगा कि हम लोग बहुत बड़ी गलती किए हैं इन लोगों, मतलब इंडियंस को समझने में। हम लोग कुछ नहीं समझे, उन लोग को लग रहा था कि हम समझ रहे हैं, लेकिन जब ये विद्रोह हुआ तो उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, इंडियंस को समझने के लिए, उनकी हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छे से वो हमारे कल्चर्स को समझते उतना ही हमें अपनापन फील होता, तो हम लोग उतना ज़्यादा उनके रूल को सराहते, उनको उनके अगेंस्ट नहीं होते। इतना ही नहीं, साथ साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो यहाँ पे कन्वर्ट्स को के लिए आए थे कि लोगों को कन्वर्ट करवाया जाए क्रिश्चियनिटी में, उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया इस चीज़ में कि जितना जल्दी हो सके इनके जो रिलीजियस बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए, उनमें कमियां ढूंढा जाए, ताकि उन कमियों को पॉइंट आउट करके अपने रिलीजन से कंपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट किया है ना, करवाया जाए। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे जिन्होंने मतलब हमारे जो बुक्स थे, जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, चाहे वो संस्कृत में हो या किसी और लैंग्वेजेस में, उसका ट्रांसलेशन का स्पीड को बढ़ा दिया गया। इस मासिव स्केल के जो ट्रांसलेशन है, इसमें सबसे बड़ा रोल है जो जर्मन बॉर्न मैक्स मिलर थे, उनके एडिटरशिप के अंडर बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट किया गया और पब्लिश किया गया टोटल 15 वॉल्यूम्स में, और उस सीरीज़ का नाम था सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज़। इसमें चाइनीज़ भी टेक्स्ट बुक्स थे, इसमें ईरानियन टेक्स्ट बुक्स भी थे जिनको ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन मेजॉरिटी जो था वो इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे जिसको ट्रांसलेट किया गया। इन सभी वॉल्यूम्स के इंट्रोडक्शन में जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे और मैक्स मिलर ने एक जनरलाइजेशन, बहुत सारे जनरलाइजेशंस को क्रिएट कर दिया। जैसे कि उनका कहना था कि जो एंशिएंट इंडियंस हैं उन लोगों में हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी का सेंस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हम लोगों के अंदर क्रोनोलॉजिकल किसी भी चीज़ को लिखना चाइनीज़ की तरह तो नहीं है। चाइनीज़ लोगों में, चाइनीज़ हिस्टोरियंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस है इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को गौतम बुद्धा के डेट के रेफरेंस में लिखा गया कि गौतम बुद्धा के डेथ के इतना साल बाद ये इवेंट हुआ, इतना साल बाद ये इवेंट हुआ। तो हम लोगों में थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजिकल सेंस था किसी भी इवेंट्स को लिखने का, लेकिन इन लोगों का कहना था कि इन एंशिएंट इंडियंस के पास था ही नहीं ये सेंस। इसके अलावा उन लोग का कहना था कि जो एंशिएंट इंडियंस हैं उन लोगों को आदत पड़ गई है डिस्पोटिज्म की। कहने का मतलब सारा का सारा पावर एक इंसान के हाथ में देके उसके रूल के अंदर रहो, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंशिएंट इंडिया में जो रिपब्लिक्स थे वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे और बहुत अच्छे से सेल्फ गवर्नमेंट चला करता था यहाँ पे। जैसा कि केपी जायसवाल ने लिखा है, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे 1910 से 1912 के बीच में, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिक्स एग्जिस्ट किया करते थे और बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने जो हमारा पॉलिटिकल रीजन था, जो भी रीजन था, उसको अच्छे से हम लोग सेल्फ गवर्न किया करते थे। लेकिन इन लोग का कहना था कि नहीं, यहाँ के लोग डिस्पोटिज्म की आदत हो चुकी है। इसके अलावा उन लोग का कहना था कि जो एंशिएंट इंडियंस हैं उन लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है या जो भी सोच है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, और जो रियल वर्ल्ड है उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। सारे की सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो मरने के बाद का जो वर्ल्ड है, उसके ऊपर सारा का सारा ध्यान देते हैं, और जो रियल वर्ल्ड है उस पर वो ध्यान ही नहीं देते। इसके अलावा वो जो इंडियन कास्ट सिस्टम था उसके बारे में वो कहते थे कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सबसे भद्दा और सबसे घटिया वे है, या सबसे घटिया क्या कहते हैं उसको, सोशल कस्टम है। जबकि हम लोग को पता है जो प्री इंडस्ट्रियल या एंशिएंट सोसाइटीज़ थे यूरोप के, वहाँ भी सेम ऐसा ही कल्चर था, क्लास सिस्टम था। किस चीज़ पर बेस्ड था? डिवीजन ऑफ लेबर, जो जिस टाइप का काम करेगा उस टाइप का उसका क्लास होगा। तो क्लास सिस्टम वहाँ भी था जैसे यहाँ कास्ट सिस्टम है, सेम चीज़ें थी, बस वहाँ वो क्लास सिस्टम कहलाता था। तो
फिर भी उन लोगों ने ये जनरलाइजेशन बनाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो एंशियंट इंडियंस थे उन लोगों में नेशनहुड की कोई बात ही नहीं थी, वो इस पूरे रीजन को एक देश मानते ही नहीं थे, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि हम लोगों ने बहुत पहले से ही इस पूरे रीजन को एक कंट्री की तरह देखा जा चुका है। और उनका ये भी कहना था कि यहाँ के लोग इनेबल है, मतलब कैपेबल हैं ही नहीं सेल्फ गवर्निंग के। कहने का मतलब कि वो अपने से रूल कर ही नहीं सकते जैसे डेमोक्रेसी होता है। ये सारे के सारे जनरलाइजेशंस विंसेंट आर्थर स्मिथ के जो बुक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में उन्होंने पब्लिश की थी, उसमें भी ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने सबसे पहली बार एंशिएंट इंडिया को सिस्टमेटिकली लिखा था, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को। चूँकि वो एक बहुत ही लॉयल सिविल सर्वेंट थे, तो उनका जो व्यूज़ था, उनका जो अप्रोच था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखने में, वो प्रो इम्पीरियलिस्ट था। कहने का मतलब कि वो कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करते थे अपने राइटिंग्स के थ्रू। उनका जो बुक है इसमें उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को लिखा है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, उसमें उसके बुक का 1/3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में लिखा गया है कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन में क्या क्या हुआ। सोचिए कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं और उस पूरे बुक का 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर के इन्वेजन के ऊपर लिखा हुआ हो। उन्होंने इंडिया को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि इंडिया मतलब डेस्पोटिज्म का शिकार है। तब तक यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आई है, जब तक कि ब्रिटिश रूल नहीं यहाँ पे आया, तब तक इंडिया बिखरा हुआ था। इस टाइप से उन्होंने दिखाया। उनका कहना था कि जो इंडिया है, यहाँ के जो भी हिस्टोरियंस हैं, उनका सिर्फ एक ही चीज़ मानना है, सिर्फ और सिर्फ वो ऑटोक्रेसी, एक वन मैन रूल के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश स्कॉलर्स ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, और सिर्फ इंडियन कैरेक्टर को और इंडियन अचीवमेंट्स को गंदा करने के लिए, धुंधला दिखाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए लिखा। उसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उनका सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस था कि यहाँ के लोगों को बताया जाए कि इंडिया में ट्रेडिशन रहा वन मैन रूल का, ताकि वो जस्टिफाई कर सकें कि हम लोग भी यहाँ पे वन मैन रूल की तरह ही अपना वाइसराय बैठा रहे हैं, जिसके हाथ में सारा का सारा पावर होगा। तो हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोग जिस चीज़ का आदत लगा हुआ वही चीज़ दे रहे हैं। तो वो जस्टिफाई करना चाहते थे इस चीज़ को। इसके अलावा उन लोग का कहना था कि चूँकि आप लोग तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आध्यात्मिक दुनिया है, उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो जो रियल दुनिया है उसका ख्याल हम लोग रख लेंगे। आप लोगों को तो सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं आता, तो हम लोग गवर्न करके दे देंगे आप लोग को। तो वो उनके सारे के सारे इंटरप्रिटेशन, सारी की सारी बुक्स सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे टोटल का टोटल एम्फेसिस करते थे, ताकि वो अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर सकें। तो ये था कॉलोनियलिस्ट्स का व्यूज़ और हमारे इंडियन हिस्ट्री पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। जब बहुत सारे इंडियंस न्यू इंडियंस पढ़ के न्यू स्कॉलर्स बने, राइटर्स बने, तो उन लोगों ने ये अपनी जिम्मेदारी माने कि जो भी ब्रिटिशर्स ने जो डिस्टॉर्शंस किया है उनके हिस्ट्री में, उसको सुधारा जाए। तो कईयों ने हिंदू रिवाइवलिज्म का तरीका अपनाया कि हिंदू कल्चर था उसको थोड़ा हाईलाइट किया जाए, उसके बारे में ज़्यादा लिखाया जाए। और कईयों ने रैशनल व्यू लिया कि जो था सो था, अच्छा था बुरा था, जो भी था वो अप्रोच उन लोगों ने लिया। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो भी हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या क्या लिखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो थे, उन्होंने डेक्कन के सतवाहनाज, डेक्कन पठार एरिया है साउथ में, तो डेक्कन के सतवाहनाज जहाँ रूल करते थे, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा। इसके अलावा जो वैष्णविज़्म है ना, विष्णुदेव को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी जो प्रथा है, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। इसके अलावा कई दूसरे सेक्ट्स के बारे में भी लिखा। वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने विडो रिमैरेजेस को, जो विधवा की जो दूसरी शादी होती है, उसको बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम है और जो चाइल्ड मैरिज है, इन सब को कंडेम किया। इन सब के बारे में बहुत बोला कि ये गलत चीज़ है। मतलब उन्होंने बहुत ही कड़ी निंदा की जो चाइल्ड मैरिज हो रहा थे, जो कास्ट सिस्टम में जो भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उसके बारे में वो खुले बोलते थे, जो भी बोलते थे। भंडारकर के अलावा महाराष्ट्र में एक और हिस्टोरियन थे, एक और स्कॉलर थे, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जो गांव-गांव घूमकर कई सारे संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा किए। इसके अलावा जो मराठा हिस्ट्री था उसके सोर्सेज को इकट्ठा किया और टोटल 22 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। उन्होंने एक बहुत ही फेमस चीज़ लिखी है मराठी में,
जो हमारा जो विवाह का जो संस्थान है उसका क्या इतिहास रहा है, क्या तरीके रहे हैं, क्या कस्टम्स रहे हैं, उन सब के बारे में उन्होंने 1926 में लिखा और वो आज तक बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। इनके अलावा पांडुरंग वमन काने भी एक बहुत ही बड़े जानकार थे संस्कृत के। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा टोटल 5 वॉल्यूम में, जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह काम करती है हमारे एंशिएंट सोशल लॉज और कस्टम्स को जानने में। इन सब वॉल्यूम्स, इन सब किताबों को पढ़ के हमें पता चलता है कि जो हमारे एंशिएंट इंडिया है वहाँ पे जो सोशल कस्टम्स है उनके क्या क्या प्रोसेसेस थे, किस तरीके से कोई रिचुअल्स निभाया जाता था। तो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया की तरह ये बुक काम करती है। जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने एंशिएंट इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, ताकि वो दिखा सकें कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। मतलब यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्टीज़ हासिल किए हुए थे। अब जैसे इस मामले पे, मतलब इस टॉपिक पे देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जो कि एक एपिग्राफिस्ट थे, एपिग्राफिस्ट कहते हैं उनको, जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, उनके जो राइटिंग्स हैं उनको पढ़ते हैं, जो पुराने ज़माने में लिखा गया हुआ जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ते हैं, किसने लिखा, किस लैंग्वेज में है या क्या लिखा है, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको एपिग्राफिस्ट कहते हैं। तो भंडारकर जो थे वो एपिग्राफिस्ट थे। उन्होंने अशोका के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी और जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उसके बारे में भी लिखकर ये हाईलाइट किया कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चला करता था। इस टॉपिक में सबसे, या फिर कहें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो योगदान रहा है वो हेमचंद्र राय चौधरी जी का रहा है। उन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, दोबारा अच्छे तरीके से लिखा है। और उन्होंने कब से कब तक लिखा है, जो भारत वार हुआ था जिसको महाभारत कहते हैं, जो कि अराउंड 10th सेंचुरी BC में हुआ था, तब से लेकर के गुप्ता एम्पायर के एंड तक की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो उन्होंने एक बहुत ही मेजर वर्क किया है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को लिखने में। राय चौधरी जी बहुत अच्छे हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने ब्रिटिश स्कॉलर्स को कई जगह पे क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन उनकी राइटिंग्स में थोड़ा बहुत मिलिटेंट ब्राह्मणिज्म या एग्रेसिव ब्राह्मणिज्म शो होता है, जब खासकर जब वो अशोका की पीस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने बुक्स में। ऐसे ही एक राइटर थे RC मजूमदार, जो कि जनरल एडिटर थे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल के, जो कि एक मल्टी वॉल्यूम पब्लिकेशन है। तो ये दोनों जो राइटर थे, इन दोनों के राइटिंग में हिंदू रिवाइवलिज्म शो होता है, मतलब हिंदू कल्चर के बारे में ज़्यादा लिखना, तो ये शो होता है। ये दोनों थोड़ा, मतलब जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि 2 सेक्ट्स में एक तरह से हिस्टोरियंस, जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस है वो बढ़ गए थे। एक हिंदू रिवाइवलिज्म को शो कर रहे थे और एक जो भी ऑब्जेक्टिव व्यू था उसको सामने रख रहे थे, जो भी रैशनल अप्रोच हुआ था उसको सामने रखे। तो ये दोनों फर्स्ट कैटेगरी वाले राइटर थे। शुरू के जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, जैसे कि के नीलकंठ। वो साउथ इंडिया के बहुत अच्छे हिस्टोरियन होने के बावजूद वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे। जैसे कि उन्होंने एक बुक लिखा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसमें उन्होंने साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। लेकिन फिर अगले जो उनका नेक्स्ट बुक था हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, उसमें उन्होंने थोड़ा सा अटेंशन साउथ इंडिया की हिस्ट्री को दिया। इनकी भी राइटिंग जो है वो हिंदू रिवाइवलिज्म की तरफ ही शो, मतलब हमें मतलब डायरेक्ट करती है। जैसे कि उन्होंने ज़्यादातर एम्फेसिस जो अपने राइटिंग्स में दिया है वो ब्राह्मण्स की कल्चरल सुप्रीमेसी को दिया है, कि ब्राह्मण कल्चरली बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। और उन्होंने हाईलाइट किया है कि इस तरह का जो सोसाइटी था उसमें कैसे लोग मतलब पीसफुली रहा करते थे। तो बेसिकली 1960 तक जो भी इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने रीजन्स के जो डायनेस्टिक रूल था उसको ग्लोरीफाई किया, इससे ज़्यादा और कुछ उन्होंने शो नहीं किया है। जो स्कॉलर्स पैन इंडिया लेवल पे लिखा करते थे, या मतलब जिनके राइटिंग्स में वो कंप्लीट इंडिया को शो किया जाता था, वो लोग नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड होकर लिखते थे। जैसे कि जो स्मिथ ने जो लिखा था जो बुक, जिसमें उन्होंने 1/3 पार्ट उनकी राइटिंग्स का अलेक्जेंडर के इन्वेजन को दिया था, तो वैसे ही जो पैन इंडिया लेवल पे जो स्कॉलर्स लिख रहे थे उन्होंने अलेक्जेंडर इन्वेजन को उतना अटेंशन नहीं दिया, और दिया भी तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को दिया जहाँ पे किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जो डायलॉग्स चले थे, जहाँ पे पोरस ने अपनी ब्रेवरी को ऊपर किया, या जो भी था जिसमें इंडियन
जो अचीवमेंट्स थे उसको ऊपर करके दिखाया गया, तो उन्होंने उस पार्ट को लिया। साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को सेल्यूकस से आज़ाद किया था उसके बारे में लिखा। तो बेसिकली वो नेशनलिज्म से प्रभावित होकर लिख रहे थे। कुछ राइटर्स जैसे कि के.पी. जायसवाल, ए.एस. एटलेकर, इन लोगों ने यहाँ के जो रूलिंग डायनेस्टीज़ थे, या चूँकि मैंने कहा 1960 तक लोग अपने अपने रीजन के ही डायनेस्टिक रूल का जो भी चीज़ें था उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम लोगों ने ऐसा कर दिया, इस डायनेस्टी ने ऐसा कर दिया। तो वैसे ही जैसे ये दो राइटर, इन लोगों ने क्या किया ना कि जो इन लोगों ने लिखा कि शाकाज और जो कुशांस थे उन लोगों के रूल से कैसे हमारे देश को आज़ाद करवाया, जो यहाँ के लोकल रूलिंग डायनेस्टीज थे। ये चीज़ वो लोग समझे नहीं, उन लोगों को लगा, मतलब उन लोगों ने इस चीज़ में लिखा कि जो शाकाज थे और जो कुशांस थे सेंट्रल एशियंस थे। तो इन लोग ये चीज़ का ध्यान रखना भूल गए कि जो सेंट्रल एशियंस इंडिया में आए थे वो इंडिया में ही बस गए थे, ना कि यहाँ से लूट करके वापस अपने जो मदर लैंड था वहाँ ले जा रहे थे। तो ये इंडिया के ही पार्ट हो गए थे, तो चाहे वो यहाँ रूल करें या कुछ करें, वो रहना इंडिया में ही था। तो इन सब चीज़ों को भूल कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने रीजन के डायनेस्टीज़ का जो भी अचीवमेंट था उसको ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ही लिख दिया। ये वही के.पी. जायसवाल हैं जिन्होंने इंडियन डेस्पोटिज्म के मिथ को तोड़ा था कि नहीं, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ रिपब्लिक्स एंशंट इंडिया में भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और ये चीज़ उन्होंने किस में लिखा था, हिंदू पॉलिटी में लिखा था 1924 में। लेकिन जो जैसा कि इन्होंने हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखा है, तो इन्होंने क्या किया कि जो एंशंट इंस्टीट्यूशंस थे उसमें भी बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि उन लोगों के पास, मतलब इस तरीके से शो किया कि उन सब में दिख रहा था कि वो लोग नेशनलिस्ट आइडियाज़ से ओतप्रोत थे। जो अभी का नेशनलिस्ट आइडियाज़ है, जो अभी का सोच है, वो एंशंट इंस्टीट्यूशंस के में लिख दिया ताकि सिर्फ और सिर्फ ग्लोरीफाई करें। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। जैसे यूएन घोषाल जो हैं वो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये सब हमारे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस था, ये उनका व्यूज़ था और कंट्रीब्यूशन था। अब देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखते लिखते अब नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे हमारा जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उनका फोकस चला गया। उसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ए.एल. बशम जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और संस्कृतिस्ट भी थे, उनको संस्कृत का बहुत ज्ञान भी था। तो उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब हम एंशंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम उसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लिखते हैं, उसको उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और बिना प्लेजर लिए हुए, या मतलब बिना इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से लिखें जिस हिसाब से वो एंशंट इंडिया जो हमारा हिस्ट्री था वो था, बिना उसमें मसाला डाले हुए, ये उनका कहना था। तो एक तरह से मटेरियलिस्टिक व्यू रखना चाहते थे कि क्या उस टाइम का सोशल स्टेटस था या क्या कैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रहा था, ये सब चीज़ों को लेके वो लिखते थे। तो अचानक से क्या हुआ ना, इन्होंने जो एक बुक लिखा वॉन्डर दैट वाज इंडिया, जो कि 1951 में पब्लिश हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया कि एंशंट इंडियन कल्चर का या जो भी सिविलाइजेशन था उसके जो भी फेसेस थे उन सबको इन्होंने सामने रखा, और बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखा, बिना किसी जनरलाइजेशन। जो कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जो कॉलोनियलिस्ट के जो थे, उन लोगों का जो व्यू था, जो प्रीजुडिसेस पहले ही डाल देते थे, जनरलाइजेशन पहले ही मैनेज डाल देते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को हटा के नॉर्मल जैसा जो फेसेस, जो उस टाइम के जो भी सिचुएशन थे एंशंट इंडिया का, उसको इस बुक में वॉन्डर दैट वाज इंडिया में लिखा। तो इस बुक ने क्या किया कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ टोटली ना शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट इन्होंने लाया नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ, जो भी मॉडर्न हिस्टोरियंस था उन सब का। इस तरह का शिफ्ट हम लोगों को डी कोसाम्बे की बुक्स एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि 1957 में पब्लिश हुई, और द सिविलाइजेशन ऑफ एंशंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, इन दोनों बुक्स में भी हमें ये शिफ्ट दिखता है, जिसमें इन्होंने मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन डाला है हमारी हिस्ट्री का। जैसे कि उन्होंने दिखाया है कि कैसे एंशंट इंडियन सोसाइटी का है ना डेवलप हुआ है, कैसे प्रोग्रेस किया, कैसे यहाँ की इकोनॉमी और कल्चर एक दूसरे से घुल मिल के कैसे डेवलपमेंट हुआ उन सब का। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ट्राइबल क्लास थे, ट्राइबल्स फोर्सेस थे या ट्राइब्स थे, जो भी क्लासेस थे, वो सब कैसे कैसे डेवलप किए इकोनॉमिकली, सोशली, इन सब के बारे में
तो एक तरह से मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन उन्होंने हमारी हिस्ट्री का दिया, जो कि थोड़ा बहुत कार्ल मार्क्स के राइटिंग्स की तरफ हमें दर्शाता है कि कार्ल मार्क्स भी ऐसे ही मटेरियलिस्टिक व्यू रखा करते थे, किसी भी हिस्ट्री का मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन लिखते थे। तो इसी वजह से बशम ने इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया कि मटेरियलिस्टिक व्यू नहीं डालें, जो जैसा है वैसा रखें। लास्ट 40 ईयर्स से क्या हो रहा है कि जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो भी व्यूज़ लिखते हैं उनमें वो लोग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोसेसेस पे ज़्यादा स्ट्रेस डाल के लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, कि कैसे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो जिसका डेवलपमेंट है, इन सब से रिलेट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को। तो लास्ट 40 ईयर से ये शिफ्ट हम लोगों को कंटिन्यूसली दिखते आ रहा है। अब क्या होता है ना कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट लेते हैं, उनमें जो भी लिखा होता है उस बात को, जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, जो भी हम लोगों को जो खुदाई में या फिर जो भी चीज़ें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जो भी चीज़ें पुरानी मिली हैं सबूत के तौर पे, उनसे मैच करते हैं उस टेक्स्ट की बातों को और फिर उसके बारे में लिखते हैं। तो दैट मीन्स कि थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ है बहुत ही अच्छे वे में जा रहा है। तो ये था हमारा जो भी शिफ्ट है उसके बारे में। लेकिन अब हम लोग कुछ बात कर लें कि आखिर क्या है ये सारे व्यूज़ और इन सब के बारे में पढ़ने से क्या है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ इंडियन राइटर्स हैं जो अभी भी रिलीजन, रिचुअल्स, कास्ट एंड किनशिप और ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो भी हैं ना, इन सब चीज़ों के रोल को मैग्नीफाई करके लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि जैसे कि इंडिया में सब चीज़ बहुत बढ़िया और ग्रेट ओरिजिनेट हुआ था, सब शुरू से ही इंडिया में सब चीज़ें बढ़िया रही हैं, कोई चीज़ ख़राब हुआ ही नहीं है, तो सब चीज़ शुरू से ही अच्छा रहा। तो ये चीज़ अब चूँकि जो भी कॉलोनियलिस्ट हैं ये दिखाना चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों का सोच वहीं तक स्टेगनेंट है, कि हम लोग अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। इसीलिए वो लोग दिखाते हैं, जो कॉलोनियलिस्ट हैं वो दिखाते हैं कि हम तुम्हारे जो भी ओल्ड है, एग्जोटिक एलिमेंट्स है, जो भी तुम्हारा पास्ट है, जो भी पुराना ख्याल का चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, उन सबको हम पसंद करते हैं ताकि तुम उसको बचा के रखो और हम ये शो कर पाएँ कि तुम अभी तक उसी सोच पर ठहरे हुए हो। वो जानबूझकर इस चीज़ को, इस टाइप के अप्रोच को फेवर करते हैं ताकि दूसरों को समझा पाएँ कि जो इंडियन सोसाइटी है वो अभी तक नहीं बदली है, अभी तक वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही घूमती रहती है, अभी तक वो वन मैन रूल पे ही ध्यान देती रहती है। वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि अभी तक इंडियन सोसाइटी ना बदली है और ना ही बदल सकती है, जिसका मतलब हुआ कि जो अंडर डेवलपमेंट है वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग बन चुका है, कि हम लोग अंडर डेवलप्ड ही रहेंगे। जानबूझकर इस टाइप का वो व्यूज़ लिखते हैं ताकि हमारे प्रोग्रेस को रोक सकें। इसलिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग बिना किसी मसाला के, बिना किसी ग्लोरिफिकेशन, बिना किसी इमोशंस को कनेक्ट करते हुए, बिना किसी प्लेजर लिए हुए सिर्फ और सिर्फ इस व्यू से पढ़ें कि हमारा हिस्ट्री रहा है और इसमें से क्या अच्छा हम लोग ले सकते हैं और क्या बुरा इसमें से जो अभी भी बाकी है उसको हटा सकते हैं, ताकि हमारा देश प्रोग्रेस कर पाए, जो कि पहले चैप्टर में भी हम बता चुके हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम एक बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव व्यू लें हमारे एंशिएंट इंडिया का, और फिर उसी बेसिस पे हम अभी अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकें। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.